चलिए हम शुरू करते हैं आज कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर उसके बाद अपन प्रश्नावली और उदाहरण के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा। क्या कहलाता है ये बहुपद? बहुपद चर, अचर और घातांक की संयुक्त अभिव्यक्ति है जिसमें अंक गणितीय व्यंजक जैसे जोड़, घटाव यानी घटाना, गुणा और भाग में केवल अचर पदों से भाग शामिल होते हैं। इसका तात्पर्य ये, इतनी परिभाषा अपन को नहीं आती ना, ये अपन को उतना समझना है। आप तो ये रखिए याद कि उसमें बहुपद क्या कहलाता है जिसमें चर भी उपस्थित हो सकते हैं, अचर उपस्थित हो, घातांक उपस्थित हो और आपस में उनमें संबंध कैसा हो, गणितीय रूप में जोड़ना या घटाना या गुणा या भाग का। जैसे एग्जांपल से समझे, मान लीजिए एक चर ले लीजिए x, ठीक है ना, x हो गया। एक अचर ले लीजिए तो अचर हो गया 4, घातांक है माने घात लगा दीजिए, मान लो 4 x पे घात लगा दी। उसके बाद अंक गणितीय व्यंजक जैसे जोड़ घटाना, तो मान लीजिए यहाँ जोड़ना ले लिया, ये बन गया आपका बहुपद। क्या बन गया? बहुपद। सिंपल बात ये है, हो सकता है उसमें अचर, बहुपद में क्या हो, चर हो, अचर हो, घातांक हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग हो, तो ये सब मिलके क्या बन जाता है, एक बहुपद का निर्माण कर देता है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बाय वर्ग प्लस बाय प्लस 1 लीजिए, ये चर, ठीक है, बाय चर है, ये 2 क्या है अपना बताइए, 2 घातांक लगी, 1 क्या है, अचर। अब आपको बता दें चर और अचर क्या कहलाता है, अगर किसी को नहीं पता है तो। जो अपने अंग्रेजी अक्षर में शब्द होते हैं ना, लेटर होते हैं, जैसे ABCD Z तक, तो ये पूरे गणित की भाषा में क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो अपनी संख्या होती है 0 1 2 3 4, ये जो संख्या होती है अनंत, इनको क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। तो अब समझ में आया आपको कि चर क्या कहलाता है। चर कहलाता है ABCD Z ये सब, और अचर कहलाता है 0 1 2 3 4, ये संख्याएं, गणितीय संख्याएं, ठीक है ना। तो अपन को ये करना है जी, चर अचर घातांक को जोड़ना घटाना के चिन्ह से मिलकर किसका निर्माण होता है, बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है ना बच्चों। अब अपन बात करते हैं शून्य बहुपद के बारे में। तो अचर बहुपद शून्य को, अचर बहुपद जो 0 है, इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब आ गया है अगला, अपन यहां देखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या कहलाता है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। मतलब पूरे बहुपद में कितने पद हों, केवल एक पद माने एक, जैसे मान लो x अकेला सिंगल, या फिर y अकेला सिंगल, या फिर है ना एक के बाद कह सकते हैं 2 अकेला, माने ये संख्या अकेली है तो ये कौन सी, या फिर 21 1, ये नहीं देखना कि ये 2 अंक है, ये पूरा मिला के क्या है 21, तो ये क्या है, एक पदी है। जैसे अपन उदाहरण, अब एक चीज बताओ, x y, ये कौन सा पदी है बताइए, सोचिए। कई व्यक्ति बोलेंगे कि द्विपदी है, तो मतलब इसमें ये रहता है, द्विपदी कब होता है, माने पद में विभक्त होता है केवल जोड़ना या घटाना से, मतलब इसके बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का है, तो ये गुणा का है तो गुणा विभक्त नहीं करेगा, ये भी किस में आएगा, एक पदी में आएगा। अभी कहेंगे आप कैसे, तो फिर द्विपदी में कैसा आएगा, जब या तो इन x और y के बीच में प्लस लग जाए या फिर माइनस, यानी प्लस माइनस पदों को विभक्त करते हैं। मतलब कैसा कि जैसे मान लीजिए आपका लिखा है x वर्ग प्लस y, ये अगर ये देखो प्लस या माइनस, इसकी जगह माइनस भी लगा हो सकता, तो ये 2 पदों को विभक्त करता है, ये प्लस, तो ये बन गया द्विपदी। समझ रहे बच्चों। अगर ये साथ में x वर्ग y होता ना, तो ये क्या कहलाता, एक पदी, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा, तो गुणा या भाग पदों में विभक्त नहीं करता, जोड़ना एवं घटाना ही व्यक्त करता है। जैसे जोड़ना या घटाना बीच में हो तभी 2 भागों में व्यक्त करता है। तो अपन है ना पहले इसको रफ करके हम उदाहरण लिख दें एक पदी के, जिसमें आपको क्या हो, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना रहे आगे के लिए, ठीक है ना। तो एक पदी का ये उदाहरण क्या ले रहे, मान लो x वर्ग x y या फिर 1000। अब ये नहीं कहना कि 4 अंक है तो 4 पदी, नहीं भैया, ये पूरा एक साथ है, 1000 है ना, पूरे एक टर्म है, तो एक टर्म होना ही कहलाता है एक पदी, ठीक है ना। अब जैसे द्विपदी के उदाहरण से, जब अपन उदाहरण देखो परिभाषाएं, तो जैसे अपन ने उदाहरण समझ लिया ना, तो परिभाषा अपने आप समझ में आती है। एक पद वाले बन देखो सिंगल पद वाले, और 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी। यहाँ आप द्विपदी लेना है यहाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए, ठीक है ना। तो
द्विपद में जैसे x प्लस वाई हो गया, x वर्ग प्लस वाई हो गया, या फिर ये हो सकता है x प्लस 100 हो गया। इस प्रकार से द्विपदी माने जो प्लस या माइनस, मान लो माइनस वाला देख लें तो x वर्ग माइनस वाई वर्ग, तो ये प्लस या माइनस दो पदों में विभक्त करता है, माने जो प्लस और माइनस होते हैं वो पदों में विभक्त करते हैं, इसलिए फिर वो द्विपदी का निर्माण करते हैं। अगर एक्स वाई देखो साथ में लिखा है ना तो ये द्विपदी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में गुणा है तो सीधा एक्स वाई, यानी प्लस या माइनस लगे रहे बीच में, तभी ये दो पद माने पदों को विभक्त आपस में करेंगे। अगर बीच में प्लस माइनस नहीं यानी गुणा का में, इसमें देखो जैसे एक्स वाई में कोई निशान नहीं बीच में यानी गुणा का है, जैसे एक्स वाई के बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा का, तो ये गुणा पद में विभक्त नहीं करेगा, ये एक्स अलग ये वाई अलग, ये ऐसा नहीं करेगा, ये गलत होगा। एक्स वाई पूरा एक पद है। क्लियर ना, समझ में आया आपको क्या कहना चाहते हैं हम? तो उसके बाद आता है त्रिपदी। अब त्रिपदी में भी प्लस माइनस तीन भागों में विभक्त कर दे, कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो x अलग है, y अलग है, z अलग है, देखो प्लस प्लस ये माने विभक्त करें ना अलग अलग, मान लीजिए 2y प्लस 2z प्लस 2n, ऐसा कर लीजिए आप, ठीक है ना। या फिर त्रिपदी में ये देख लीजिए x वर्ग प्लस x प्लस 4, ये एक पद अलग एक पद अलग एक पद अलग, ये तीन तीन अलग अलग पद हैं, प्लस माइनस इसको विभक्त करेगा तो ये किसका होगा? त्रिपदी। और उदाहरण देख ले, y वर्ग माइनस 2x प्लस 4, लो ये तीन पद है ना, एक पद दो पद और ये तीन पद, इस प्रकार से जब प्लस माइनस विभक्त करता है पदों में, ना कि गुणा और भाग, ठीक है ना। क्लियर, तो समझ में आया उदाहरण से। अब चलते हैं अपन आगे। अब सबसे पहले बात करेंगे एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि परिभाषा आ जाए कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक घात वाले से तात्पर्य देखो, मान लो उदाहरण लें अपन, इसका क्या लें? उदाहरण लें तो मान लीजिए देखो x के ऊपर कोई घात लगी क्या? नहीं लगी, और किसी के ऊपर कोई घात नहीं लगी रहती तो उसको अपन एक मान लेते हैं। मतलब ये है कि किसी के ऊपर अगर एक की घात है तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। देखो जैसे बाय है, बाय के ऊपर कोई घात नहीं लगी यानी अपन मान लेते हैं एक की घात लगी, तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक। मान लीजिए एक्स वाई, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी माने एक की लगी, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। जैसे मान लो x प्लस 4, इस देखो, और एक चीज याद रखना, जब अपन देखो यहाँ देखो इसमें कितने की घात है? x के ऊपर कितने की घात है? कोई नहीं यानी एक की है। अब इसमें पद से कोई दिक्कत नहीं है कि एक पदी हो कि द्विपदी, हम तो तीन पदी ले लें, लो ठीक है ना, ये तीन पद हो गए, इनमें सब में तो कोई की घात नहीं यानी एक एक की घात, मतलब पदी कितना भी हो, इसमें तो ये बात घात से निर्भर है। रैखिक बहुपद यानी घातों के रूप में, उससे नहीं तात्पर्य होता है या कोई प्रभावी कि एक पद होना चाहिए कि दो पद होना चाहिए कि तीन, कोई भी हो पद उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ घात कितने की हो? एक की, तो एक की घात होने पर कहलाता है रैखिक बहुपद, दो की घात होने पर क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। यहाँ लिख देना आप, द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। तो इसको उदाहरण देखें अपन द्विघाती बहुपद का, तो x वर्ग प्लस 4, ठीक है ना, y वर्ग प्लस 5, x के ऊपर है ना 2 की घात प्लस 3, ठीक है ना। समझ में आया आपको कि सबसे बड़ी घात, जब पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात जब 2 हो तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघाती बहुपद कहलाता है। क्लियर ना, समझ में आया? आप अभी जैसे बच्चों कई बार ये कर लेते कि y के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात प्लस 4, अब इसमें 2 की घात लगी तो इनको बोल देंगे द्विघाती बहुपद, लेकिन नहीं, ये त्रिघाती बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें घात देखना पड़ता है, वो भी कितनी? सबसे बड़ी वाली। इसमें तो पूरे पदों में सबसे बड़ी घात 2 की दिख रही, 2 की दिख रही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात 3 की, यानी द्विघाती बहुपद नहीं होगा, ये किसमें आएगा? त्रिघाती बहुपद में आएगा। यानी इसमें क्या देखना पड़ता है? सबसे बड़ी घात देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस प्रकार से बहुपद होगा। अगर एक की सबसे बड़ी घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद, अगर सबसे बड़ी घात 2 होगी तो द्विघाती बहुपद, और सबसे बड़ी घात अगर 3 होगी, जैसे मान लो x के ऊपर 3 की घात प्लस y के ऊपर 2 की घात प्लस 4, तो इसके ऊपर सबसे बड़ी घात कितनी है भैया बताइए? सबसे बड़ी घात कितने की है? 3 की है, तो इसलिए एक त्रिघाती बहुपद होगा। जैसे x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात प्लस 1, तो ये कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात कितने की है? 3 की। तो यहाँ से उदाहरण में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया आपको? सिंपल है ना। अब आगे बढ़े अब, ठीक है। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। देखो गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक का अंक। गुणांक क्या कहलाता है? इसको अगर संधि विच्छेद करें अपन तो गुणांक क्या कहलाता है? गुणांक का अंक। मतलब जैसे मान लो अपन ने लिखा 3x,
तो ये क्या होता है, किसी भी पद यानी चर, ये चर का जो आगे गुणा में है, चर के आगे जो गुणा लगा हुआ है ना, माने चर के आगे जो संख्या, जैसे मान लो x के आगे 3 लिखा ना, तो ये x का गुणांक है। अगर लिखा है 3x वर्ग, यानी x वर्ग के आगे जो संख्या गुणा, देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा में है, और जी गुणा में कौन सा अंक है वही कहलाता है गुणांक। यानी x वर्ग का गुणांक क्या है 3। जैसे मान लो 4z वर्ग, अगर पूछे z वर्ग का गुणांक क्या है, माने z वर्ग का गुणांक क्या है, तो इस बीच में देखो कोई निशानी यानी गुणा का है, तो z वर्ग के गुणा में जो अंक है वो कहलाता है गुणांक। क्लियर आया ना समझ में बात को। जैसे अगर हम पूछें कि यहाँ जैसे 4y प्लस 3z माइनस 4n ले लें, ठीक है ना। तो अगर हम बोले z का गुणांक क्या है, तो z का गुणांक क्या है, देखो z के आगे जो अंक है गुणा में, बीच में कोई निशानी यानी गुणा, तो z के आगे जो अंक है वो कहलाता है गुणांक। तो z का गुणांक क्या है 3। अगर हम पूछे n का गुणांक क्या है तो क्या होगा भैया बताइए। कई लोग बोल रहे होंगे 4, लेकिन 4 नहीं -4, देखो माइनस लगाना आगे, इसलिए पूरा क्या होगा -4। तो n का गुणांक क्या है -4 है। क्लियर समझ में आया। इनका उपयोग होगा, आप जितने सवाल करेंगे, हमने ये इतने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं ये इसलिए बताए हैं, परिभाषा इसलिए बताई है क्योंकि अब जो क्वेश्चन करेंगे पूरा बेस इन्हीं पर है, इन्हीं परिभाषाओं पर, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से समझ ली। अब करेंगे अपन क्वेश्चन। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या लिखना है, इसकी घात लिखना है। तो हमने बताई थी घात लिखने का कि किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात वो उस बहुपद की घात कहलाती है। ऐसे तो देखो इसमें 5 की भी घात लगी, 4 की भी घात लगी है, लेकिन आपको बताया है कि सबसे बड़ी घात ही पूरे बहुपद की घात होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है 5 है ना, तो घात क्या है 5। क्लियर। तो घात तो 4 की भी है, लेकिन किसी भी बहुपद की घात पूछे तो सबसे बड़ी घात लगी हो वही पूरे बहुपद की घात कहलाती। तो इसमें सबसे बड़ी घात है 5, तो आंसर है 5। यहां देखो अब इसमें घात क्या होगी, यहां देखो ये पूरा बहुपद है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है 8 की है, 8 की है ना ये देखो, तो इसलिए घात क्या होगी 8 होगी। क्लियर। अब तीसरा क्या है 2। अब इसमें तो देखो अब कोई देखो एक चीज है, आप कई बच्चे कहेंगे इस पे कोई घात नहीं लगी यानी 1 की घात लगी, लेकिन आपको बता दे बहुपद में हमेशा किसकी घात देखते हैं, चर की, और ये संख्या क्या है अचर। तो देखो आप इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए घात कितनी है 0 की है। घात कितने की है 0 की। क्लियर। तो हमेशा किसी भी बहुपद में घात देखते किसकी, चर की देखते हैं। तो ये तो चर नहीं है, तो अचर है, तो चर है नहीं इसमें, इसलिए घात कितने की है 0 की है। क्लियर समझ में आया। आगे बढ़े अब करते हैं अपन प्रश्नावली 2.1। क्लियर करें प्रश्नावली 2.1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन जो ये 5 बहुपद दिए गए इनमें से कौन कौन सी बहुपद एक चर वाले हैं और कौन कौन नहीं, और कारण भी देना। एक चर वाले से तात्पर्य, आपने चर जानते हो ना, चर कहलाती है ABCD वाले, तो एक चर वाले मतलब एक ही से चर हो। अगर पूरे बहुपद में जैसे मान लो x है तो x x x हो, y है तो y y y हो, या फिर कोई z है तो z z हो, t है तो t t हो, या m है तो m m हो। समझ रहे हो आप। तो एक चर वाले यानी एक ही प्रकार के चर होना चाहिए। पहला देखो x है, इसमें भी चर, इसमें भी x है, माने पूरे बहुपद में देखो ओनली एक ही चर दिख रहा है, किस प्रकार का x x दिख रहा है। तो ये अपन क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर है। क्लियर समझ में आया ना। देखो ओनली x ही, इसमें केवल एक चर x है, मान लीजिए एक चर x है, ये लिख लीजिए। देखो x ही दिख रहा है, मान एक चर वाले माने सिर्फ एक ही चर हो, x x है तो x x, y है तो y y, z है तो z z, m है तो m m, n है तो n n। समझ रहे हो आप बात को। अब इसमें देखो आप। क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें मात्र देखो y बस दिख रहा है, तो इसलिए कौन सा बहुपद है भैया बताइए, ये कौन सा है भैया बताइए। यह एक चर वाला बहुपद है, जैसा ये लिखा था ना इसी प्रकार लिखना, यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर y है। क्लियर। तो इसी में से आप देख लेना, लिख लेना इसी प्रकार से, यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर है, कौन सा y। तो इस प्रकार से आप लिख लेना। अब आ गया है तीसरा। तो अब एक चीज आपको बता दें कि कभी भी कोई भी चर
कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं आएगा। अगर वर्गमूल के अंदर आ रहा है यानी ये बहुपद नहीं है। क्लियर ना, ये बहुपद नहीं है। क्लियर, तो इसमें ने बोला था एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, इसमें देखना है कौन सा एक चर वाला बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखो हमेशा याद रखना कभी भी वर्गमूल के अंदर कोई भी चर नहीं आता, इसलिए यहाँ लिख लेंगे अपन यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे अपन, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल के अंदर कभी भी कोई चर नहीं आता। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे कि इसमें लिख देना यह बहुपद नहीं है, क्योंकि क्या लिखना है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये है, ये कहना चाहता है कि हमेशा देखो वर्गमूल क्या कहलाता है, 1/2 की घात, यानी वर्गमूल t है ना, इसका मतलब है t के ऊपर कितने की घात है, 1/2 की घात। और हमेशा याद रखना चर पे हमेशा पूर्ण संख्या की घात होगी। मतलब कैसे, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या। तो t के ऊपर 0 हो सकती है, t के ऊपर 1 हो सकती है, t के ऊपर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसी बड़ी दी जा सकती है, अनंत तक संख्याएं माने घात लगा सकते, लेकिन कभी भी ये परिमेय संख्या इस प्रकार की नहीं आएंगी। ये पूर्ण संख्या ही घात में होनी चाहिए। और यहाँ देखो पूर्ण संख्या घात नहीं, 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को। ये भी इसलिए अपन ये लिखा कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी घात है ना, अगर तो पूर्ण संख्या के रूप में ना हो, और पूर्ण संख्या अपन पार्ट 1 में चैप्टर 1 में परिभाषा पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या, यानी 0 1 2 3 और ऐसे अनंत तक जाती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो क्लियर, तो टी वर्गमूल टी लिखा है, वर्गमूल टी यानी टी के ऊपर 1/2 की, जो ये वर्गमूल होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2 की घात। तो हमेशा पूर्ण संख्या घात हो तभी वह बहुपद बनेगा, और जबकि पूर्ण संख्या ये है नहीं, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0 से अनंत तक, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए अपन ने लिखा यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर, अब ये आ गया, ये भी है ना, यह बहुपद नहीं है। बोलो क्यों, आप कहेंगे सर यहाँ तो 1/1 बाई दिख रहा, तो एक चर वाले होना चाहिए, लेकिन आपको बताएं ये लिखा क्या है, बाय प्लस 2/बाय, ये बटे के रूप में, यानी क्या लिखा है 2/, यहाँ अपन अच्छे से अगर समझे, एक लिखा है बाय प्लस 2/बाय, और आपको बता दें बटे में कभी भी चर संख्या नहीं आती। इसका मतलब पता है क्या होता, आपको अगर थोड़ा सा आपने घातांक पढ़ा हो चैप्टर 12 में, कहाँ, क्लास 8 में, तो वहां दिया गया चैप्टर नंबर 12 में कि नीचे से जब ऊपर जाती है ना, देखो बाई के ऊपर कोई घात नहीं है तो माने 1 की है, और ये बाई जब ऊपर जाएगा ना तो बाई के ऊपर -1 की घात आ जाती है, माने माइनस की हो जाती है। माने जब ऊपर नीचे अगर परिवर्तित हो, जगह परिवर्तन हो ना, तो माइनस की घात लग जाती है, माने चिन्ह परिवर्तन हो जाता। तो बाई के ऊपर एक अभी कोई घात नहीं, यानी 1 की, और बाई को जब अपन ऊपर पहुंचाएंगे ना तो घात का चिन्ह बदल जाता, तो प्लस का है यहाँ 1 नीचे, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस का 1 क्या पूर्ण संख्या होती है, आपको पिछली इसमें बताया था कि घात कितनी होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4, और जबकि -1 तो पूर्णांक है। तो इसलिए यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यही बात लिखना, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं होता। क्लियर ना, समझ में आया कि ये माइनस की घात आ रही इसमें, और माइनस की घात कभी भी नहीं आएगी। तो यही लिख लेना जो कहते हो सेम, कि यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये बाय नीचे बटे में, तो ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और -1 क्या है, पूर्णांक, जबकि अपन को पूर्ण संख्या की घात होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये बात करें तो ये कैसा बहु, इसमें कितने चर है, x/t, यानी 3 चर है, तो अपन क्या लिख देंगे, यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें, या फिर क्योंकि इस बहुपद में 3 चर हैं। क्या लिखेंगे, इस बहुपद में 3 चर हैं। सॉरी, यहाँ ये बहुपद नहीं, सॉरी हमने ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, कि ये बहुपद तो है, यह त्रिघाती बहुपद है, ये लिखना है। अरे यार सॉरी भैया, थोड़ा, यह
कौन सा है? यह बहुपद एक चर वाला है क्या कि नहीं है? बताइए आप, एक चर वाला है क्या बहुपद? ये नहीं है। कितने चर वाला है? 3 चर वाला बहुपद है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कितने बहुपद होना चाहिए? मात्र एक चर वाला बहुपद चाहिए ना, इसलिए अपन ये कहेंगे कि यह बहुपद कौन सा वाला है? 3 चरों वाला बहुपद है। क्या लिखेंगे अपन? यह कैसा है? 3 चरों वाला बहुपद है। यह बहुपद एक चर वाला नहीं है। यह बहुपद एक चर वाला नहीं है। क्या लिखेंगे? एक चर वाला नहीं है, क्योंकि इस बहुपद में 3 चर हैं। और क्वेश्चन ने यही बोला था कि एक ही चर वाला बहुपद चाहिए, और यहाँ 3 चर है, इसलिए अपन लिख देंगे यह बहुपद एक चर वाला नहीं है, क्योंकि इस बहुपद में 3 चर हैं। एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, जबकि अपन को एक ही चर वाला चाहिए। क्लियर ना? तो ये आपको समझ में आया? थोड़ा सा आपको बस यही थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या कैसा रहता है। इसमें देखो एक चर है तो एक चर वाला बहुपद है, इसमें देखो एक चर है तो इसलिए भी एक चर वाला बहुपद है। यहाँ देखो अब ये हमेशा चर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या की घात, जबकि इसमें क्या है? ये परिमेय संख्या की है 1/2 की, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार ये अब बटे में वाह है, यानी ऊपर जाएगा तो -1 की घात हो जाएगी, और -1 पूर्णांक है, और घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार ये भी इसमें लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। और पांचवा क्या है? इसमें 3 चर है, इसलिए लिख देंगे यह बहुपद एक चर वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इस बहुपद में 3 चर हैं, और क्वेश्चन ने बोला कि हमें एक चर वाले बस चाहिए। तो क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े हम। अब देखना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। अब गुणांक हमने बताया था ना, गुणांक का अंक माने किसी भी, जैसे x वर्ग के आगे जो गुणांक अंक है वही कहलाता है गुणांक। तो अपन इसमें देखें x वर्ग कहाँ दिख रही है? इसके आगे गुणांक अंक दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा, यानी यहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो गुणांक क्या होगा भैया? क्या होगा? गुणांक 1 होगा। क्लियर? तो x वर्ग है, जैसे ये लगा ना 2 + x वर्ग + x, तो x के आगे कोई नहीं है संख्या, यानी गुणा में कुछ नहीं है, गुणा में कुछ नहीं होता है, यानी 1 होता है। माने तो x वर्ग का गुणा 1 में किसी का गुणा करो वही आता है, तो इसलिए ना लिख के अपन x वर्ग बस लिख देते। तो इसके आगे गुणा का अंक क्या है? 1, तो इसलिए गुणांक क्या हो गया? 1। अब यहाँ देखो, अब इसमें देखो x ही वर्ग का पूछा है, देखो क्वेश्चन ने किसका पूछा उसका बताना है बस। ऐसे जैसे x घन भी है और भी संख्या है, लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा है x वर्ग का, तो x वर्ग का ही बताएंगे। अब यहाँ देखो x वर्ग का गुणांक क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन तो मान लिया अपन ने 1 है, कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, और 1 के आगे देखो माइनस भी लगा, तो इसका गुणांक क्या होगा? बताइए इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक होगा -1। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। अब इसने बोला है कि x वर्ग का गुणांक बताइए तीसरे वाले में। तो भैया बताइए तीसरे वाले में x वर्ग का गुणांक क्या होगा? बताइए। देखो कौन बना x वर्ग के आगे गुणांक? π/2। x वर्ग के आगे क्या है? π/2। इसमें गुणांक क्या होगा अपना? π/2 होगा। क्लियर ना? समझ आया? ये बटे है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपने क्या है? x वर्ग के आगे क्या लिखा गुणा में? π/2, तो ये गुणांक क्या हो गया? π/2। क्लियर? ये नहीं समझ लेना यहाँ 2 बस है, ये भैया इस प्रकार से, हालांकि इसमें लिख नहीं पा रहे थे, इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है π/2 x वर्ग + x। तो x वर्ग के आगे कोई जो संख्या है वो कोई किस में है? गुणा में है, यानी कोई बीच में चिन्ह नहीं, यानी गुणा है, इसलिए क्या है? गुणांक है π/2। समझ रहे हो? तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इस प्रकार से ऐसे बटे में ये बनाया, ठीक है ना? तो गुणांक क्या हो गया? π/2। अब इसका देखें, इसमें x वर्ग का गुणांक क्या है? भैया यहाँ x वर्ग ही नहीं है, तो गुणांक क्या होगा? इसलिए गुणांक क्या है? इसमें क्या लिख देंगे? गुणांक क्या है? 0। जब x वर्ग का टर्म ही नहीं है, माने कोई पद ही नहीं है x वर्ग का गुणांक पूछा, और यहाँ कहीं x वर्ग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब x वर्ग का पद ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? तो इसलिए अपन ने लिख दिया 0। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। क्या देखते हैं भैया? तीसरा क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का उत्तर माने एक उदाहरण दीजिए। तो अपन द्विघात मतलब क्या है? ऐसा उदाहरण लेना एक द्विपदी का जिसमें घात कितनी हो? 35 हो। तो अपन ने द्विपद आनी, 2 पद मान लो x + 100, ये 2 पद हो गए, और घात कितने की होना चाहिए? 35 की। तो अपन ने ये बना दिया 35 का। तो ये पहले का आंसर हो गया 35 की घात वाले का। अब दूसरा क्या पूछा है कि 100 घात वाले का एक पदी बहुपद होना चाहिए। कितना? 100 घात होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? एक पदी, यानी मान लो x अकेला सिंपल, और घात कितनी होना चाहिए? 100। तो ये 100 बना दिया, लो आंसर आ गया।
क्लियर ना? समझ में आया आपको कैसे क्या करना है? उनने ये बोला था क्वेश्चन में कि 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। माने ऐसे दो उदाहरण देना है, एक द्विपदी का और एक एक पदी का, जिसमें घात कितनी हो, द्विपदी में घात होनी चाहिए 35, तो ये है, और एक पदी में कितने की घात होना चाहिए, 100 का, तो ये है। क्लियर ना? तो आपको हमने पहले बता भी चुके कि एक पदी द्विपदी क्या कहलाता है, कि ये दो देखो, एक पदी है, एक पदी है तो द्विपदी, और ये सिंगल पद है तो ये एक पदी, और घात इसमें कितना होनी चाहिए, 35 की, द्विपद में तो 35 की लगा दी, और घात 100 की होना चाहिए तो 100 की लगा दी। क्लियर? समझ में आया कैसा करना है? ठीक है ना? तो और घात सबसे बड़ी होना चाहिए, माने जो अभी घात इतने की घात वाला होना चाहिए, माने सबसे बड़ी घात 35 होना चाहिए, तो वो तो 35 अपन ने बना दी। क्लियर? आगे बढ़े। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब आपको हमने बताया था कि घात क्या कहलाती है एक बहुपद की, जो पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात हो। क्या होना चाहिए? पूरे बहुपद की क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी घात होना चाहिए, तो वो उसकी बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। क्लियर ना? और घात किसकी होती है, चर संख्या की देखना पड़ता है। किस संख्या की देखना पड़ता है, चर संख्या की, यानी किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात। अब देखो ये चर जैसे x है ना चर, इसमें तो अपन को देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही, 3, तो इसकी घात कितनी होगी, 3। क्लियर? तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, हम बार बार यही बता रहे कि पूरे बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात चर पे कौन सी दिख रही है, 3 दिख रही ना, यहाँ 2 है, इस पे कोई नहीं यानी 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो घात क्या है, 3, यानी बहुपद की घात होती है सबसे बड़ी घात। अब इसमें देखो बाय एक ही चर है और इस पे घात कितने की, 2 की, तो सबसे बड़ी घात है 2 की। अब इसके बाद देखो इसमें एक ही चर है और इसमें कौन सी घात है, कोई घात नहीं यानी 1, तो घात कितनी हो गई, 1। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ तो कोई चर का टर्म ही नहीं है, माने पद ही नहीं है, चर ही नहीं है, तो कोई नहीं है चर, इसलिए घात कितनी हो गई, 0 हो गई। क्लियर ना? समझ में आया आपको? कोई दिक्कत परेशानी कि क्या है, कि सब देखो बहुपद की घात कहलाती है सबसे बड़ी घात। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ सबसे बड़ी घात 1 है, कोई घात नहीं यानी 1, और यहाँ तो चर ही नहीं है और अपन को सिर्फ चर की घात देखना पड़ता है, इसलिए चर ही नहीं है, इसलिए घात क्या है, 0 है। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े हम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन से क्या है, द्विघाती हैं, और कौन कौन से त्रिघाती हैं। माने ये बहुपद दिए गए हैं 7, इनमें बताना है कि कौन से एक मान रैखिक बहुपद है, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती। आपको हम पहले अभी इसी लेक्चर में सबसे पहले बता चुके, पहले इसलिए तो हमने परिभाषाएं बता दी थी कि उनका उपयोग क्वेश्चनों में होगा। तो रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी घात 1 हो। द्विघाती बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी घात 2 हो। और त्रिघाती बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी घात 3 हो। तो अपन देखेंगे। तो अब देखो यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, अपन को देखो ये डिपेंड द्विघाती त्रिघाती और रैखिक कब किस पे डिपेंड करता है, कि पूरे बहुपद पे सबसे बड़ी घात जिस जो हो उसी से डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखो x के ऊपर 2 की घात है, इसके आप ऊपर कोई घात नहीं यानी 1 की है। तो ये अब कहेंगे सर इसमें तो 2 की घात भी है और 1 की घात भी है, यानी ये द्विघाती भी है और रैखिक भी है। तो भैया नहीं, आपको बताया था कि बहुपद की घात होती है जो सबसे बड़ी हो, तो अपन को देखना है सबसे बड़ी वाली। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। सबसे बड़ी 2 घात क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद। तो किसका आंसर क्या होगा, द्विघाती बहुपद। क्लियर? अब देखो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की, इसलिए क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। क्लियर हुआ ना? बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपन उनको वो परिभाषाएं याद होनी चाहिए जो हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया ना, इसी लेक्चर में सबसे पहले बताया था, इसलिए बताया था कि इन क्वेश्चन में उपयोग होगा। क्लियर? तो सबसे बड़ी घात देखी जाती और वही अपन बता देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की, और 2 की घात क्या कहलाता है, द्विघाती। तो द्विघाती बहुपद। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसमें देखो कोई सबसे बड़ी घात क्या है, x में कोई घात नहीं यानी 1 की, और घात अपन किसकी देखते हैं, सिर्फ 4 की। तो x के ऊपर कोई घात नहीं यानी 1 की है, यानी कौन सा है, ये रैखिक है। कौन सा है, रैखिक बहुपद। 1 की घात को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक, ठीक है ना? इसमें देखो कोई घात नहीं यानी 1 की है 4 पे, तो इसलिए ये भी कौन सा होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो इस पे कितने की घात है, 2 की, इसलिए कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद होगा। क्लियर ना? अब इसके बाद ये लास्ट बता, x पे कितने की घात है, 3 की, इसलिए क्या होगा,
त्रिघाती बहुपद होगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बता दें, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब अपन ने 5वां क्वेश्चन कर लिया। यहीं आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अब अगले लेक्चर में अपन कुछ उदाहरण, इसके बाद जो उदाहरण नंबर 2 है, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 है, उसको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जो परिभाषा बताई है उनको अच्छे से याद कर लें, और अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें, जिससे कि आपको इनको करने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।